नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली इवनिंग में हम लोग 50 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करते हैं, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसी श्रृंखला में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं 50 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किए थे, या फिर क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय किया था। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करना। देखो यहाँ पर अगर देखो इस तरीके के अगर प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ठीक है, एग्जाम में ये सारी चीजें आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, आपको सही बताना है। अगर हम लोग पहले कथन की बात करें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया है, तो ये पहला कथन सही है। जब ये पहला कथन आपको पता है कि सही है, तो बाकी कथन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले ऑप्शन पर आप टिक करके आगे निकल जाओ। लेकिन ऐसा तभी करना जब आप एकदम कंफर्म रहना कि हाँ ये पहला कथन सही है। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगर आप एकदम कंफर्म हो तो फिर आप आगे निकल जाना भाई, बाकी ऑप्शन पढ़ करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तब फिर आप दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन को पढ़ना। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में आई है। इसको प्रस्तुत किसने किया? इस नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है मोतीलाल नेहरू, और इनके द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और इसी नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया है? पहली बार मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया है? देखो पहले मूल अधिकारों की अगर हम लोग बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो पहले इनकी संख्या कितनी थी? पहले इनकी संख्या थी 7। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में हो गई है 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक मूल अधिकार जो है वो हटाया गया है। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया। संपत्ति का जो अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है। अब प्रश्न बनता है किस संशोधन से हटाया गया? ऑप्शन क्या होगा भाई? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया। अच्छा, मूल अधिकारों से अगर इसको हटाया गया भाई, तो इसको रखा कहां पर गया? इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का में, या फिर 301 आप कह सकते हो। अच्छा, जब ये मूल अधिकारों से हटा दिया गया तो भाई अब ये कैसा अधिकार हो गया? तो ये विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। कहां पर है? अनुच्छेद 300 का या फिर 300A में है। पहले क्या था? मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकारों से निकाला गया 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में कितने हमारे पास मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, कहां पर है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो यूएसए से, अमेरिका से लिए गए हैं। क्लियर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो जब ऐसे प्रश्न है तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना भाई, आराम से प्रश्न को क्या करना है? आराम से प्रश्न को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? देखो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती। भाई गलत है। ठीक है, मैंने आपको बताया संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, कहां पर होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलो दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये तो ठीक है भाई, दूसरा कथन तो ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई। या
आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर वो कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आने वाले 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो यहां पर कौन से कथन सत्य हैं? तो 2, 3, 4 आपके क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करना भाई। तो कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब देखो 7वीं अनुसूची में सबसे पहले देखो यहां पर 2 चीजें कर दी, ठीक है, ध्यान से देखो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची। अच्छा, 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। तो देखो यहां पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में जो ये समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची का कौन विषय है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या फिर लोक व्यवस्था? चौथे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताओ ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो क्या हो जाएगा भाई? दंड प्रक्रिया या फिर पुलिस, कारागार या फिर लोक व्यवस्था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दंड प्रक्रिया है ये कहां पर है? ये समवर्ती सूची में। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, पुलिस की बात करें, कारागार की बात करें या फिर लोक व्यवस्था की बात करें, ये सारे क्या है? राज्य सूची के विषय है। क्लियर है भाई? तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये सारे आपके राज्य सूची के विषय हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ठीक है, तो पूर्व वैदिक आर्य की बात हो रही है। 5वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना। देखो पूर्व वैदिक का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मत समझ लेना, ठीक है। देखो जो वैदिक काल था, है ना, जो वैदिक काल था, वैदिक काल को क्या कर दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका कौन सा था? एक आप था ऋग वैदिक काल और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। अब एक बात याद रखो, एक बात हमको मुझे बताना कि अगर ये वाला काल उत्तर वैदिक काल है तो इस वाले काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई? कह सकते हैं ना भाई? ये ऋग वैदिक काल है और ये क्या है? ये उत्तर वैदिक काल। अगर ये उत्तर वैदिक काल है तो ऋग वैदिक काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल भी तो कर सकते हैं। तो आपसे क्या कहा गया? वही किया गया है, आपसे पूछा गया है पूर्व वैदिक। तो जल्दी से बताना, तो क्या हो जाएगा? तो पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। इंद्र को और क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। सबसे ज्यादा मंत्र किस देवता के लिए? तो इंद्र के लिए है। कितने सूक्त हैं? तो लगभग 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। किसके लिए? इंद्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। और वैदिक काल में इनको क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। युद्ध और वर्षा के नेता हैं, युद्ध और वर्षा के देवता हैं, ठीक है। किसके? युद्ध और वर्षा के देवता माने गए हैं। किसको? इंद्र जी को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? भारत का प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनु को, ठीक है। तो मनु की रचना कौन सी है? तो मनु की रचना है मनुस्मृति, ठीक है। क्या है? तो मनुस्मृति, ये जो है मनु की पुस्तक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? पाणिनि की, तो पाणिनि की पुस्तक क्या हो जाएगी? अष्टाध्यायी,
ठीक है, क्या हो जाएगी? तो अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की पुस्तक है। कौटिल्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है। कपिल की अगर हम लोग बात करें तो कपिल अपने सांख्य दर्शन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो सांख्य दर्शन के लिए कपिल जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? जो एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर है, ठीक है, तो इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया है? चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा या फिर राष्ट्रकूटों के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजाओं ने क्या किया है? एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया है। एलिफेंटा की गुफाओं में जो पत्थरों को काट करके, शैलों को काट करके जो मंदिर बनाए गए हैं, उनका श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रकूट राजाओं को जाता है। क्लियर है? ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? जैन धर्म के संस्थापक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो महावीर स्वामी की बात करें तो ये क्या होंगे? तो ये 24वें और कौन? और अंतिम तीर्थंकर है। ठीक है, 24वें है और कौन है? और अंतिम तीर्थंकर है, और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पार्श्वनाथ की बात करें तो ये क्या होंगे? ये 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, कौन से? तो ये 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। जन्मस्थली इनकी क्या है? वाराणसी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जैन धर्म के संस्थापक के तो कौन हो जाएंगे? तो ऋषभदेव। ये जैन धर्म के संस्थापक हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, या फिर आप कह सकते हो क्या? सांड कह सकते हो, इनका प्रतीक चिन्ह है। और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम नहीं है? देखो दिल्ली सल्तनत पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन सा वंश बैठता है? सबसे पहले गुलाम वंश शासन करता है। गुलाम के बाद कौन करेगा? खिलजी लोग जो है ये शासन करते हैं। खिलजी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन करेंगे? तो तुगलक करते हैं। तुगलक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन करेंगे? तो सैयद करेंगे। अच्छा, जो ये ऊपर वाले जो ये 4 राजवंश हैं, ये 4 के चारों क्या थे? तो ये 4 के चारों तुर्क थे। ठीक है, क्या थे? तुर्क थे। इनके बाद आएंगे कौन? लोधी वंश वाले आएंगे। लोधी वंश में बात करें तो ये एकमात्र राजवंश है जो कौन होंगे? जो अफगान है, जो अफगानी है। ठीक है, तो लोधी वंश वाले क्या थे? अफगानी थे। लोधी वंश में 3 राजाओं ने शासन किया है, उनका क्रम पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले बहलोल लोधी होंगे, इसके बाद सिकंदर लोधी होंगे और सबसे लास्ट में इब्राहिम लोधी होंगे। और इसी इब्राहिम लोधी के समय में 1526 में पानीपत का युद्ध होगा। ठीक है, कौन सा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके समय में होगा? इब्राहिम लोधी के समय में होगा। ऑप्शन क्या है? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये कौन थे भाई? अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। औरंगजेब के एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिहास वृत्तकार और कवि थे। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पातशाहनामा है। ठीक है, क्या है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो इनकी पुस्तक का नाम है पातशाहनामा। और ये किसके? ये शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो फारसी थे, अफगानी थे, चरताई तुर्क थे, इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 11वें प्रश्न का आंसर करना भाई। तो देखो मुगलों की बात की जा रही है, करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चागताई तुर्क थे। ठीक है, मुगल जो है ये कब आते हैं? तो ये 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। ठीक है, पानीपत के
प्रथम युद्ध के समय मुगल जो है ये भारत में आते हैं और पहले जो मुगल वंश की जो स्थापना करेगा वो कौन करता है? बाबर। ठीक है, तो बाबर क्या करता है? ये मुगल वंश की स्थापना करेगा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो 12वें प्रश्न का आंसर करो भाई। ठीक है, तो सिजदा और पैबोस ये दोनों चीजें क्या की थी? बलबन ने शुरू की थी। और इसको किस राजा के द्वारा समाप्त कर दिया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के द्वारा सिजदा और पैबोस को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? ठीक है, तो कौन है जिसने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी है? इस प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। फ्रैंको मॉरिस, डॉम मॉरिस, लुई फिशर या फिर वेब मिलर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, इसने क्या किया है? तो इसने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी थी, जीवनीकार है। अगर हम लोग बात करें लुई फिशर, तो ये कौन था? तो देखो ये एक पत्रकार था और ये क्या होगा? तो ये गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में था। ठीक है, गांधी जी के साथ कहां पर था? गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में था। गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में था। वेब मिलर की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन था? तो ये भी भाई एक पत्रकार था। ये भी एक पत्रकार था। ये गांधी जी के साथ कहां था? तो ये गांधी जी के साथ कहां पर था? ये गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। देखो गांधी जी जो है इनको फोटो बड़ा शौक था, अपने साथ फोटोग्राफर को लेकर के घुमा करते थे ना। ठीक है, फोटोग्राफरों को अपने साथ लेकर के चलते रहते थे कि कब जब है पता नहीं कब कहां पोज बन जाए और फोटोग्राफर कहते भैया जी स्माइल प्लीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो लुई फिशर जो है इनको गांधी जी अपने साथ भारत छोड़ो आंदोलन में, और वेब मिलर की बात करेंगे तो गांधी जी इनको साथ कहां पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन में पत्रकारों के साथ घुमा करते थे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो इनमें से कौन सा नेता है जो क्या होगा? जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो देखो लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, कौन से? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करेंगे 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की बात करें, इन्होंने कब की है भाई? इन्होंने भी की है, लेकिन कब की है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने भी अध्यक्षता की है। कौन किसने अध्यक्षता नहीं की है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये एक ऐसे नेता है जिन्होंने क्या हुआ है? जिन्होंने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? चलो 15वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर बिल्कुल भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कौन सा खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन कब है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद खिलाफत आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। और ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन है जो इन्होंने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हकीम अजमल खां। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो हाजी जो है हकीम अजमल खां जो है इन्होंने हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था। चलो दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? 16वें प्रश्न का आंसर करना है। चलो जल्दी से बताओ, दार उल उलूम की स्थापना किसने की है? मौलाना सिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलाना अब्दुल्ला चक्रलवी ने या फिर मौलाना अहमद रिजा खान ने? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो किसने? तो दार उल उलूम की स्थापना की है मौलाना सिबली नुमानी ने। ठीक है, किसने? तो मौलाना सिबली नुमानी ने दार उल उलूम की स्थापना की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कूट के घटनाक्रमों के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए बताइएगा। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। 17वें प्रश्न की बात करें, क्या करेक्ट आंसर होगा? कूट के आधार पर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना।
तो 17वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट आंसर करना। तो देखो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, तुर्की को प्रथम विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चला है, पहले विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चला है 1914 से लेकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला है। और इस युद्ध में क्या होगा, पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार जाता है। जब तुर्की हार जाता है तो तुर्की के साथ क्या की जाएगी, संधि की जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, पहले तीसरा। अब तीसरा आपको कहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी एक ही ऑप्शन है जहां पर आपको 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले 3, इसके बाद क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। इसके बाद बात करेंगे एक क्या होगा, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, और फिर क्या हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार मिलते हैं। तो लिग्नाइट कोयला 18वें प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। देखो सबसे अगर कोयले की हम लोग बात करेंगे, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, सबसे उत्तम कोयला आपका होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, जिसमें कोयले की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। एंथ्रेसाइट कोयले की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर मिलता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। फिलहाल आपसे कौन सा कोयला पूछा गया, आपसे लिग्नाइट कोयला पूछा गया है, कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग करना। तो एक तरफ आपको कुछ खनिज क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया है, राज्य के नाम दिए गए हैं। चलिए बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूट के आधार पर आपको चयन करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें, बाकी सारे आपको ना आ रहे हो लेकिन कम से कम एक तो आपको आ ही रहा होगा, कौन सा, खेतड़ी। ठीक है, कौन सा, तो खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है, तो ये आपका राजस्थान में। खेतड़ी कहां पर है, तो राजस्थान में है। और किसके लिए फेमस है भाई, खेतड़ी या खेतड़ी जो है, अरे कहां चले गए भाई। ठीक है, खेतड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो खेतड़ी कहां पर है, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है। और किसके लिए फेमस है भाई, तो ये फेमस है आपके किसके लिए, तांबे के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो तांबे के लिए। क्लियर है, तो डी का देखो आपको कहां पर, तो डी का तीसरा आपको एक ही में दिख रहा है। ठीक है, कहां पर दिख रहा है, एक ही में आपको दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये मत कहना खेतड़ी वाला मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान में, ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया। तो पहले का क्या हो जाएगा, चंद्रपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, हासन की बात करेंगे कर्नाटक हो जाएगा। सी खम्मान की बात करेंगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। खेतड़ी क्या हो जाएगा, तो अगर एक भी आपको पता है तो आप आसानी से पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ऊंट के आधार पर सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो बहुत बार ये प्रश्न कराया गया है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिलहन अगर आपसे पूछा जाए तो तिलहन में क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तिलहन में भी अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे खाद्यान्न पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कुल खाद्यान्न उत्पादन में, तो फिर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है भाई। ठीक है, अब ये दिशा आपकी क्या है, ये दिशा है पश्चिम की तरफ। तो कौन सी नदी है जो इस तरफ बहती है, ये आपको आंसर करना है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे 21वें प्रश्न की, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नर्मदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से 2 राज्य हैं जहां पर कोयले का अधिक उत्पादन होता है, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हो जाएंगे, 22वें प्रश्न का सभी लोग जल्दी से आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा।
तो यहाँ पर देखो झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगर इनके बाद अगर आपसे कोई राज्य पूछा जाता तो छत्तीसगढ़ के बाद अगर आपसे कोई राज्य पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहां पर मिलता है? सबसे ज्यादा वन प्रतिशत की बात कर रहा है 23वें प्रश्न का। जल्दी से सारे लोग आंसर करो। तो देखो मैंने प्रश्न बहुत बार कराया है, अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक क्या करें, वन क्षेत्रफल की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां पर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? 24वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बार बार बताया कि हिमालय क्या है भाई, हिमालय एक नवीन पर्वत है। हिमालय क्या है, नवीन पर्वत है। ठीक है, हिमालय एक नवीन पर्वत है, नया पर्वत है, इसका निर्माण अभी चल ही रहा है और अभी देखो कब तक इसका निर्माण होता रहता है। और हिमालय की ही एक श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक है। तो शिवालिक क्या हो जाएगा, ये आपका एक नवीन पर्वत है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कौन सा देश है जिसको यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा? तो कौन सा देश है जिसको यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, रूस को या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म सागरीय धारा है? ठीक है, गर्म सागरीय धारा आपको पूछा जा रहा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा अगर पूछा जाए क्या हो जाएगी भाई, ठंडी हो जाएगी। बेंगुला की धारा अगर पूछे क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, पेरू या फिर आप कह सकते हो किसकी, हम्बोल्ट की धारा कैसी हो जाएगी भाई, ठंडी हो जाएगी। तो गर्म जल धारा कौन सी होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। किस महासागर की है, तो प्रशांत महासागर की। ठीक है, कौन से महासागर की, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है और कैसी होगी, गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 26वें प्रश्न का, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखो अगर हम लोग पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा भाई, 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। एक है आपकी कौन सी, कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है। एक आपकी कौन सी है, भूमध्य रेखा है, और एक आपकी कौन सी है, मकर रेखा है। भूमध्य रेखा को अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी, तो कांगो नदी 2 बार काटती है। और अगर मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा को कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, कौन सी नदी, तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को। कहां पर है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? 28वें प्रश्न का आंसर करना भाई, कौन सा देश है जो क्या करता है, जो खनिज तेल का निर्यात तो करता ही करता है, साथ में और क्या करता है भाई, आयात भी करता है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताना भाई। चलो फटाफट आंसर करो भाई। तो 28वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, बहुत होशियार है, दूसरे देश से क्या करेगा, खनिज तेल खरीद लेगा और फिर क्या करेगा, उसी तेल को दूसरे देशों को बेचेगा, बिचौलिए का काम करके पूरा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, क्या करेगा भाई, इसके पास पैसा ज्यादा है, सुविधा संपन्न ज्यादा है, तो दूसरे देश से क्या करेगा, बड़ी मात्रा में सारे तेल खरीद लेगा। अब उससे जब सारा तेल खरीद लेगा तो छोटे छोटे देशों को फिर अपने पास से क्या करने का, तेल देना शुरू करेगा और फिर क्या होगा, टैक्स इतना बढ़ा देगा कि छोटे
देशों का तेल निकल जाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएसए एक ऐसा देश है जो तेल का निर्यात भी करता है और आयात भी करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एक तरफ आपको देश दिए गए, दूसरी तरफ आपको राजधानी दी गई, सूची का मिलान करना है, बताना कौन से देश की क्या राजधानी हो जाएगी। चलो फटाफट आंसर करो भाई। देश और राजधानियां तो आपको याद ही होनी चाहिए। केन्या की अगर हम लोग बात करेंगे, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है। चलो ये तो क्लियर हो गया भाई, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, और हम लोग नामीबिया की बात करेंगे, नामीबिया की राजधानी क्या हो जाएगा, विंडहॉक हो जाएगा, ठीक है। मोरक्को की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगा, राबात हो जाएगा। भाई करेक्ट मिला रहा हूं ना, चलो देखते चलो भाई। दूसरे का दूसरा, तीसरे का सही मिला है ना मैंने भाई, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा तो आपको एक ही में दिख रहा है भाई, है ना, कैसे मिला दिया मैंने भाई, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी दूसरे का दूसरा हो गया, चलो ठीक है। नामीबिया, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक हो गया, सी का चौथा, चलो ठीक है भाई, ठीक है। इसके अलावा डी, हाँ डी का भाई ठीक तो है भाई, कहाँ है झूठे हम परेशान है ना, मैं तो डर गया भाई गलत मिला दिया क्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहेंगे भाई। तो यहाँ पर लवण जो जल का अवशोषण करता हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइग्रो है ना, हाइग्रो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या फिर अयस्क को। 31वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ए मेटेलिक स्टोन कॉल्ड, ठीक है। तो धातु में प्रस्तर किसको कहते हैं, ऑप्शन डी कहते हैं अयस्क को। किसको, अयस्क। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप मापा जाता है तो किसके द्वारा भाई, किस पर भूकंप जो ये है, भूकंप की तीव्रता को किस पर मापा जाता है, बोफोर्ट पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो सिस्मो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है किस पर, रिएक्टर स्केल पर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी हो जाएगी। चलिए जल्दी से 33वें प्रश्न का ऑप्शन करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, SO2, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और क्या करना है, सही कथन कौन सा है इसका आपको आंसर करना है। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो 34वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहां पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है। आपका तीसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ आपको क्या किया गया है, एक तरफ आपको वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया है, आपको, ठीक है, आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। आपको मिलान करना है। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो देखो कितनी बार मैंने कराया, कितनी बार आपको ये प्रश्न कराया है, मुझे खुद भी याद नहीं होगा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं की याद में क्या किया था, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। पहले कितने, पहले 5 में दिया जाता था, अब कितने, 6 क्षेत्रों में दिया था। तो दूसरे का तीसरा आपको कहां पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले की बात करें रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, एटम बम का खोज किया है। सी की बात करें अगर हम लोग कार्टराइट की बात करें, इन्होंने क्या किया, पावर लूम की खोज की है। ग्राहम बेल की बात करें, इन्होंने क्या किया, टेलीफोन किया। तो ग्राहम बेल आपको पता रहा होगा, अल्फ्रेड नोबेल आपको पता रहा होगा, रदरफोर्ड, ये तीन तो आपको पता ही रहे होंगे। ठीक है, एक भी अगर आपको पता था तो आप आंसर कर सकते थे। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। चलो इस प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न का आंसर करना है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में, फोकस एवं पोल ऑफ कॉनकेव मिरर के मध्य में, अनगिनत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 36वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनगिनत होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से कौन से तत्व से मिलाकर के बनता है। स्टेनलेस स्टील तो किसको किसको मिलाकर के बनता है, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लोहा क्या होगा भाई, लोहा निकेल क्रोमियम, निकेल लोहा कार्बन, लोहा कार्बन और तांबा, या फिर लोहा क्रोमियम और कार्बन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ क्या करते हैं, क्रोमियम का और साथ में कार्बन का यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक, क्रोमियम न्यूट्रल, या फिर इनमें से कोई नहीं। 38वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो 38वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एसिडिक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती। आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन या फिर जीनान। तो कौन सी, ठीक है, कौन सी नोबेल गैस है जो क्या होगी, जो वातावरण में नहीं मिलती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो कौन सी नोबेल गैस है, कौन सी अक्रिय गैस है जो वातावरण में नहीं मिलती। तो देखो आर्गन भी मिलती है, क्रिप्टॉन भी मिलती है, जीनान भी मिलती है, रेडॉन नहीं मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है। अब देखो ये भारत का पहला है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान, तो बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 40वें प्रश्न का आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बनरघट्टा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेंगलुरु में है। अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग राष्ट्रीय पशु उद्यान की बात करेंगे कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे असम में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो बेंगलुरु का जो जैविक उद्यान है यहाँ पर भारत का पहला प्रथम तितली उद्यान स्थापित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है। चलिए जल्दी से 41वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एरेक्नियड्स, या फिर क्रस्टेशियंस, या फिर कीड़े मकोड़े, या फिर माइरोपार्ट्स। चलो जल्दी से 41वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रस्टेशियंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर रचना के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें, लॉबस्टर्स की बात करें तो क्रस्टेशियंस जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जानवरों के नाम दिए गए हैं। अब बताइएगा इनमें कौन सा जोड़ा गलत है। प्लेग की बात करें चूहा, रेबीज की बात करें कुत्ता, टेपवर्म की बात करें सुअर, या फिर पोलियो की बात करें बंदर। 42वें प्रश्न का आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्लेग चूहे की वजह से होता है, रेबीज कुत्ते के काटने की वजह से होता है, टेपवर्म जो है ये सुअर की वजह से होता है, लेकिन पोलियो जो है ये बंदर की वजह से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। पोलियो क्या है, वायरस है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया। कौन सा राज्य है जहां पर क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा कुपोषण की शिकायतें मिलती है, बहुत ज्यादा कुपोषण के जो है आंकड़े मिलने के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। 43वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करो। तो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर के आंकड़े बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर के आंकड़े यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलते हैं और ठीक है अत्यधिक अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश मामलों में क्या पाया गया है, कुपोषण को पाया गया है, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो मुद्रा एवं साख का नियंत्रण, अभी देखो आपने न्यूज में देखा होगा कि आरबीआई ने क्या किया है भाई, आरबीआई ने एक नोटिस जारी की है और क्या कर दिया है, कह दिया है भाई कि 2000 रुपए क्या हो रहा है, 2000 रुपए के जो ये नोट है ये क्या हो रहे हैं, ये बंद हो रहे हैं, जितने लोगों को ला करके जमा करना है ला करके जमा कर दो। तो ये काम कौन करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। मुद्रा छापने, मुद्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? आरबीआई करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर या फिर पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। 45वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की जो निर्गमन प्रणाली है ये किस पर? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की प्रोन्नति के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई? पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए, निर्यात उद्योग के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। 46वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मुक्त व्यापार की जो व्यवस्था की गई है ये किसके लिए की गई है? ठीक है, किस एक को बढ़ावा देने के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र? तो देखो जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है इनको शुरू किया गया है किसके लिए? निर्यात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। किसके लिए? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्यात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत में मुक्त व्यापार पॉलिसी को शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई है। 47वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो ये क्वेश्चन इतनी बार कराऊं कि आप लोगों को रट गया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना है वो 1949 में नहीं बल्कि कब होती है? 1935 में, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछा जा रहा है। 48वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो। 48वें प्रश्न का आंसर करना है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 82.14%। ये भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भाई 2000 क्या होगा? 2000 अगर हम लोग एक की बात करें तो 2001 से लेकर के 2011 में, तो इस जो ये समय अंतराल है, इस समय अंतराल में कितने साक्षरता दर की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 49वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9.21%। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको क्या किया गया, कुछ शहरों के विशेष महत्वपूर्ण स्थलों, मेलों की बात की गई, मेलों के नाम दिए गए, शहरों के नाम दिए गए, और दूसरी तरफ आपको शहर दिए गए हैं। तो बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए 50वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? देखो विंध्याचल मिर्जापुर में है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देवासरी बाराबंकी में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हस्तिनापुर मेरठ में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी श्रृंगवेरपुर जो है ये फैजाबाद में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम की बहुत बेहतर तैयारी हो सके और एग्जाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके।
तो आज के सेशन में ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल फिर मैं मिलूंगा 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।